मैं ये जनता को कभी नहीं कहता मुझे वोट करें। अगर मैं सक्षम हूं, अगर जनता को ये लगे कि नहीं, आज मेरे सामने मेरा बेटा, आज मेरे सामने मेरा भाई, आज मेरे सामने मेरा भतीजा हमारे दर्द को लेकर आया है और ये शायद समाज में कुछ निर्माण कर सकता है, ये शायद अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, तो मुझे वोट करें। एक शिक्षक को जो ईमानदारी के साथ काम करनी चाहिए वो ईमानदारी के साथ काम नहीं करता। तो क्या सरकारी शिक्षक ईमानदारी से काम नहीं करते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकारी शिक्षक ईमानदारी से काम शिक्षक जो मैंने ये नहीं कहा प्राइवेट, जहाँ तक कि आपका जो सवाल पैदा होता है तो आप सरकारी शिक्षक की ही बारे में बताएं। जी बिल्कुल। एक शिक्षक अगर राजनीति की फील्ड में आए तो उसको भली भांति पता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ईमानदारी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। आवाज उठाए कौन? आप कब उठाया इस चीज को? आप आवाज उठानी हुई। अब जैसे आप बोलिएगा कि एक मास लेवल पे आवाज मैंने नहीं उठाया, लेकिन बहुत सारे क्यों सारे ऐसे अब चुनाव इसलिए उठाना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप चुनावी मैदान में, चुनावी मैदान में मेरा क्या ये आपका राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं, ये राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं, राजनीति बिल्कुल नहीं। आप फिर उठाए। आप अगर समाज को सुधारने के लिए काम करना चाहते हैं उसको राजनीति समझते हैं, तो आप उठाए क्यों नहीं? उठाए क्यों नहीं? आपका आप जाहिर है, पर्सनली आपको नहीं कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो बहुत सारे नेताओं की दलाली करने में लगे जाते हैं। नेता तो करते ही है, नेता समाज के बीच में दलाली, मीडिया दलाल बिल्कुल करता, मीडिया दलाल है, मीडिया दलाल है, क्यों नहीं? आप उसे करें। बड़ी बड़ी मीडिया देखिए जो नेशनल न्यूज में आते हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप से किसी ना किसी राजनीति के सामने मैं जाता हूं, जनता को भला लगे तो जनता मुझे वोट करेगी। अगर जनता को लगे कि मैं सक्षम हूं तो जनता मुझे वोट करेगी, और जनता ये कर रही है। जनता भली भांति समझ पा रही है कि शायद हमारा इस क्षेत्र में पहली बार एक ऐसा लड़का आया है जो एक समाज का सुधार कर सकता है, एक समाज में हो रहे अन्याय को खत्म कर सकता है, एक समाज में हो रहे प्रतिनिधियों के द्वारा दोगलेपन को खत्म कर सकता है। दोस्तों आदाब, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है क्षेत्र संख्या 18 से जिला पार्षद उम्मीदवार जनाब मंसूर आलम जी। आइए जानते हैं कि मंसूर आलम जी आखिरकार चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीमांचल एक्सप्रेस। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई प्रिंस कि आप हमें इस लायक समझे कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूं। और जहां तक रही बात कि मैं आखिर जिला परिषद का उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना क्यों चाहता हूं, एक सवाल इससे पहले, मुझे जहाँ तक कि मालूम है कि आप शिक्षक रह चुके हैं, पहले आप शिक्षा देते। जी हाँ बिल्कुल। इसके बाद आप राजनीति में रुचि आपका? जी देखिए, सब लोगों को ये पता है और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि एक शिक्षक के गोद में प्रलय और प्रजनन दोनों बसती है। ये चाणक्य नीति से चली आई है कि अगर एक समाज को सुधारने की जिम्मेदारी एक शिक्षक ले लें तो उससे बेहतर सुधार और कोई नहीं कर सकता। क्या समाज बिगड़ा हुआ है? नहीं, समाज, मेरा कहने का मतलब समाज बिगड़ा नहीं है। समाज बिगड़ने का मतलब ये है जो हमारे राजनेता इस समाज के साथ खेल खेल रहे हैं, जो हमारे प्रतिनिधि बनने के बाद इस समाज को लूटते खसूटते हैं, मैं उस बिगाड़ने की बात करता हूँ जो आर्थिक दृष्टि से बिगड़े हुए हैं, जो लोगों को तरह तरीके से ठगे जाते हैं, योजनाओं के नाम पे 200-400 की घूस, आधार कार्ड और राशन कार्ड का करेक्शन के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए 500 की घूस, और तरह तरह की बातों से उन लोगों को वंचित कर देना कि भाई आपका तो राशन कार्ड नहीं बन सकता। हमारी माताएं बहनें हैं जो 70 साल 65 साल हो जाती है, लेकिन उन बिचारियों को कभी पेंशनधारी कार्ड जो बनती है हमारी, एक पेंशन मिल जाए, वो भी नहीं मिलते। तो मेरा कहने का मतलब समाज को सुधारने का आर्थिक दृष्टिकोण से है। समाज कभी बिगड़ी नहीं होती, समाज के लोग ही हैं जो समाज को निर्माण करते हैं, और इसको निर्धन बनाने का, इसको मजबूर बनाने का काम हमारा जनप्रतिनिधि लोग करते हैं। इसीलिए मैंने ख्याल कब आया कि हमको राजनीति में आना चाहिए? नहीं, ये राजनीति तो एक अलग चीज़ है। समाज का सेवा भाव जो मैं इतना दिन से दे रहा था शिक्षा के रूप में, वो तो मैं दे ही रहा हूँ, और शायद शिक्षा प्रेमी जो होते हैं कभी शिक्षा से दूर नहीं हो सकता, और मैं आगे भी इसको दूंगा। लेकिन मुझे ये ख्याल तब आई कि अगर आपके पास कुछ करने की इच्छा शक्ति हो और उस काम को करने के लिए आपके पास अथॉरिटी हो, अधिकार हो, जिसको हम पावर कहते हैं, तो उसको आप संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना कि एक आम निर्वाचन में आकर हमें समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने का मौका मिले एक पावर के साथ, ताकि मैं लोगों का मदद कर सकूं, समाज का सुधार कर सकूं, आर्थिक दृष्टिकोण से लोगों को सशक्त कर सकूं, और जो योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचती, हमारे प्रतिनिधि उन्हें अपने तक समेट लेते हैं, उनको मैं उन तक पहुंचा सकूं। आपका मैनिफेस्टो क्या होगा चुनाव में? देखिए,
जहाँ तक बात है कि मैनिफेस्टो क्या होगी, तो सबसे पहली बात मेरा ये विश्वास है कि जब तक हमारी शिक्षा नहीं सुधर सकती तो समाज नहीं सुधरेगी। शिक्षा के फील्ड में बहुत ज़्यादा काम करने की है। शिक्षा के फील्ड में काम करने के साथ साथ हमारा मैनिफेस्टो ये है कि जिन गरीब वंचित लोगों को योजनाओं से दूर रखा जाता है, उस योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि हमने आज तक देखा है कि हमारी स्कूलें चलती हैं, कभी हमारे स्कूल से हेडमास्टर गायब, कहीं 10 शिक्षक हैं तो परमानेंटली कभी 10 शिक्षक स्कूल में मौजूद नहीं होते। एक प्रतिनिधि का जिम्मेदारी बनता है कि कम से कम औपचारिक तरीके से उनको देखे, शिक्षा पे काम करें। जो हमारे गरीब माता बहनों के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंचते हैं, कभी जनप्रतिनिधि ने ये जानने की कोशिश नहीं की अगर हमारे बिहार में और ख़ासतौर पर सीमांचल के बाद किशनगंज में ये बदहाली क्यों है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना नहीं चाहते। आप एक समाज सेवा के रूप में जानने क्यों नहीं कोशिश की? नहीं, समाज सेवा के रूप में मैंने पहले ही आपको कहा कि एक समाज सेवा के रूप में भी मैं काम कर रहा हूँ, और शिक्षा के फील्ड में तो मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। एक बात जहाँ पर आप ही एक सवाल पैदा किए यहाँ पर जी, कि स्कूल में टीचर 10 है तो 5 ही आ रहे हैं जी, या फिर सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसके लिए आप कभी आवाज़ उठाएं? हाँ देखिए, इसके लिए मैंने बहुत बार बहुत लोगों से बात खुल के कब आवाज़ उठाएं? खुलकर आवाज़ उठाने की जहाँ तक बात आई, तो खुलकर आवाज़ उठाने के लिए देखिए हमारे पास जब कभी मैंने दूसरे लोगों से बात की, नहीं इसके लिए एक बात छिड़नी चाहिए, तो समाज के जो लोग, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो स्कूल कमेटी के लोग होते हैं, वो पहले इस बात को दबाने की कोशिश करते हैं, और तब हमें जाके महसूस होती है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि सब हमारे खिलाफ इसके लिए खड़े हो जाएंगे। खासतौर पर शिक्षक, एक शिक्षक को जो ईमानदारी के साथ काम करनी चाहिए वो ईमानदारी के साथ काम नहीं करता। तो क्या सरकारी शिक्षक ईमानदारी से काम नहीं करते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकारी शिक्षक ईमानदारी से काम शिक्षक जो मैंने ये नहीं कहा आपको। जहाँ तक कि आपका जो सवाल पैदा होता है, तो आप सरकारी शिक्षक की ही बारे में बता रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ सरकारी शिक्षा की बात नहीं है। अगर आप प्राइवेट सेक्शन में जाइए तो शिक्षा के नाम पे एक मोटी रकम बैठी जाती है, और आप बताइए जो बीपीएल धारी का बच्चा, जिनके पास एक अंत्योदय कार्ड है, जो अपने घर की 3 वक्त की रोटी से ही इंतजाम नहीं कर सकता, उनके कितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? आप अब तक कब कितना बच्चा को फ्री में कोचिंग दिया? मैंने अब तक लगभग 3000 स्टूडेंट को पढ़ाया, जिनमें से मोटा फ्री में नहीं, मैंने अब तक 3000 स्टूडेंट को शिक्षा दे चुका है जी। जो जो हमारे स्टूडेंट कोई एमबीए कर रहे हैं, कोई चार्टर अकाउंटेंट कर रहे हैं, जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सरकारी जॉब में चले गए। मैंने फ्री में, जहाँ तक फ्री की बात थी, तो हर एक साल ऐसी हमारी बैच निकलती है जहाँ 60-70 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से कम 10 से 15 बच्चे हमारे हर साल फ्री रहते हैं, और बिना किसी शुल्क के। आखिर का ऐसा क्यों? नहीं, मुझे ये लगती है कि उनको ज़रूरत है, मुझे ये महसूस होता है कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मैं इसके पास एक अच्छी सी रकम चार्ज करता हूँ जो और सब इंस्टीट्यूशन करती हैं, तो ये शिक्षा के प्रति अपना जागरूकता दिखाने में। स्टूडेंट गरीब होते हैं? बिल्कुल होते हैं। स्टूडेंट गरीब नहीं होते, गार्जियन गरीब होते हैं, जो अपने बच्चों का पढ़ाई का फीस नहीं दे सकता, जो ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल तक भेजूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजूँ, तो 2-400 रुपये हमारी जो कमाई होगी वो रुक जाएगी, और फिर हमें एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, सो अलग। तो हमने सोचा क्यों ना वैसे गार्जियन को एक उम्मीद दिया जाए कि मैं अपने बच्चों को आप हमारे पास पढ़ाएं, मैं उसको फ्री में एजुकेशन दूंगा, आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप इनको पैसा पेमेंट करके पढ़ाएं। हाँ, जहाँ तक बात है सरकारी फ़ीस की, क्योंकि भैया मैं एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि मैं उसको एक डिग्री के लिए, एक सर्टिफिकेट के लिए उसका एडमिशन लूँ, मैं उनको क्लासेस देता हूँ, मैं उसको ट्रेन करता हूँ। बाकी जो सरकारी संस्थान हैं, जिनको जो उनका सरकारी सब्सक्राइब्ड फीस है, वो उनको पे करना पड़ता है। एक बात है कि बहुत सारे लोग मन में सवाल ये उठता है कि चुनाव जब आती है तो प्रत्याशीगण तभी मैदान में निकलते हैं, और शायद कि आपको भी ऐसा देखा जा रहा है। नहीं, सोशल मीडिया के जरिए आपको लग रहा है। मुझे जहाँ तक कि मैंने जहाँ तक आपके बारे में सर्च किया, जी जी जी, मैंने जहाँ तक सोशल मीडिया, आप ये कह सकते हैं कुछ जितने भी, जी जी, आपका ये पहले से एक्टिव बिल्कुल या बिल्कुल, फिर आपको ऐसा लग रहा है, आपका ये साइकोलॉजी कह सकता है, लेकिन आप फील्ड पे उतरिए, जब जितना सर्च कर पाए। बिल्कुल ठीक है, आप किए होंगे, आप एक पत्रकारिता के नाते में आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप जमीनी स्तर पर जाइए, आप लोगों से पूछिए, उन लोगों से पूछिए जहाँ तक मैंने हर एक दिक्कतों का समाधान करने के लिए पहुंचा, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि मैं अगर समाज सेवा के प्रति, आखिर लोगों का दर्द को बांटने के लिए मैंने कब से जागरूकता फैलाई। मैंने जैसे कहा आपको, पिछले 10 साल से मैं शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ हूं, और हर साल मैंने 15 से 20 बच्चों को फ्री एजुकेशन दी। क्या ये समाज से जुड़ी हुई काम नहीं है?
क्या ये समाज की उन्नति की काम नहीं है? क्या ये समाज सेवा नहीं है? अगर आपके नज़र में हो तो बताएं आप। शिक्षा के क्षेत्र बिल्कुल। और राजनीतिक क्षेत्र में क्या फर्क है? देखिए, क्या शिक्षा फर्क के है? क्षेत्र और राजनीति के क्षेत्र से जहाँ तक बात करें, आज हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्यों? कौन थे? किसके लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं? वो राष्ट्रपति बाद में थे, उनसे पहले वो एक शिक्षक थे। आदर सम्मान के साथ हम लोगों ने उसका शिक्षक दिवस मनाया। क्यों? मैंने आपको पहले ही कहा कि एक शिक्षक की गोद में विनाश, प्रलय और प्रजनन दोनों बसती है। आज अगर कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति कहाँ से सीखते हैं? ये राजनीतिक शास्त्र कहाँ से आए? शिक्षा से तो आई। अगर शिक्षा ही नहीं होंगे तो राजनीति की बात लोग कहाँ करेंगे? और एक शिक्षक अगर राजनीति के फील्ड में आए तो उसको भली भांति पता है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ईमानदारी के साथ काम करना बहुत जरूरी है। और एक शिक्षक, बात जहाँ तक की राजनीति की आती है, जी। जहाँ तक की चुनाव लड़ने की बिल्कुल। आती है, पैसों की सख्त जरूरत जी। है। लोग मतलब यहाँ तक देखा जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग हार जाते हैं चुनाव। जो पैसा वाला है, अनपढ़ भी है, कम पढ़ा लिखा भी, वो जीत जाते तो पैसे आपका के कहने का मतलब ये हुआ, आपके कहने का मतलब ये होगा जो वोटर सपोर्ट करते वो बिकाऊ है? क्या आप वो सोचते हैं? मैंने कभी ये नहीं कहा, मगर ऐसे तो आपका सवाल क्या था? आप तो ये कहते हैं जो सर- पढ़े लिखे लोग हैं हार सर- जाते हैं। सर- जो सर- सुनिए, मेरी बात पहले सुन लीजिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हार जाते हैं और जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं होते, पैसे होते, वो जीत जाते हैं। हो सकता है वो क्षेत्र का ज़्यादा दौरा नहीं करता। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, आप इसका ब्लेम समाज पे नहीं कर सकते हैं। समाज और आपको पर- जहाँ तक समाज लगती है कि पर पैसे नहीं- के बल पे इलेक्शन समाज पर जीती जाती नहीं है है सर, समाज पर नहीं है, समाज पर मैं नहीं, जी। मैं कह रहा हूँ कि जो पैसे के बलबूते पर जीत रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तोड़ने मरोड़ने की समीकरण ये वो लोग करेंगे जिनको ना तो राजनीति जानती है क्या चीज़ होती है, ना लोगों की दुख दर्द का कोई इसका एहसास होता है। क्योंकि पहले तो तोड़ते मरोड़ते हैं पैसे के बल में, और बाद में फिर जो विकास के काम करनी चाहिए वो इसलिए ये कहकर नहीं करता कि मैंने तो भैया तुमको 500 रुपया देकर वोट लिया था, अगर मैं ऐसा- तुम्हारा काम क्यों करूं? अगर ऐसा लेकिन अगर ऐसा सुनिए, लेकिन अगर ऐसा है कि पैसे के बलबूते पे इलेक्शन जीती जाती है तो देश के वो तमाम राजनेता जो बड़े बड़े ओहदे में गए और नाम कमाया और इस देश का कंस्ट्रक्शन में बड़ी भागीदारी निभाई, वो कौन लोग थे? गरीब लोग ही तो थे। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो आप डिफेंस कैसे करेंगे इस चीज़ को? नहीं, देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज में, जिस समाज में रहते हैं, वो समाज कैसे लोगों का चुनाव करना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। पैसा हर चीज़ का फैक्टर नहीं होता, अगर आपकी जुबान में ताकत है, अगर आप लोगों का दुख को अपना दुख बनाने जानते हैं तो इंशाअल्लाह समाज आपको चुनेगी और आपकी जीत होगी। आप अगर जीत जाए जी 18 से, आपको अगर चाबी दे दे जनता, जी, तो आपका 2 काम पहला क्या है? पहला काम, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला काम ये है हमारा कि कैसे समाज में एक शिक्षा की जो फील्ड है उसको बहाल किया जाए बढ़िया ढंग से, सही तरीके से, हर बच्चे को, हर वंचित लोगों को शिक्षा मिल सके। ये नहीं सिर्फ हम मिड डे मील के भरोसे में स्कूल जाए, शिक्षक मिड डे मील के नाम पे, यूनिफॉर्म के नाम पे बस स्कूल गया, पढ़ाए लिखाए कुछ नहीं, मिड डे मील हुआ, घर लौट कर चले गए। हमारे बच्चे, वैसे बच्चे जाकर आगे कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उसका जो जड़ मजबूत होनी चाहिए शिक्षा की नीति पे, वो नहीं हो पाता। चूँकि मैं एक शिक्षक हूँ तो पहला काम मेरा ये रहेगा। और दूसरी बात, मैंने जो आपको कहा, जो डेवलपमेंट की काम है, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की काम है, जिसको हम आर्थिक उन्नति की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात, जो लोग वंचित हैं, जिनको मिलना चाहिए था आज तक राशन कार्ड नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि नहीं चाहते थे कि वो मिले। वो लोग, जिन माताओं को, जिन हमारे बुजुर्गों को पेंशन का रकम मिलना चाहिए था, वृद्धा पेंशन जिसको हम लोग कहते, वो नहीं मिल सका। आज भी लोग मेरे सामने आते हैं, लोग बोलते देखो मेरा इतना उम्र हो गया लेकिन आज तक हमारे कोई जनप्रतिनिधि हमें एक वृद्धा पेंशन का कार्ड बना कर नहीं दिया, हमें इसका लाभ नहीं मिल सका। तो बेटा कुछ सोचो। ये आवाज उठाए कौन? आप कब उठाया आवाज इस चीज को? आप जी आवाज उठानी हुई देखिए, नहीं? अब जैसे आप बोलिएगा कि एक मास लेवल पे आवाज मैंने नहीं उठाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे आखिर प्रतिनिधि क्यों नहीं हैं, उठाया? क्यों बहुत नहीं सारे उठाया? ऐसे अब चुनाव प्रतिनिधि इसलिए हैं। उठाना चाहते नहीं, हैं? बिल्कुल अब नहीं, चुना- बिल्कुल नहीं। क्या- आप क्या- चुनावी क्या- मैदान में, क्या- क्या आप ये- चुनावी मैदान में सर, मेरा क्या ये कभी- आपका राजनीति नहीं,
बिल्कुल नहीं। ये राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं, आप फिर राजनीति उठाए क्यों बिल्कुल नहीं? नहीं है। आप फिर उठाए क्यों आप अगर समाज को सुधारने के लिए काम करना चाहते हैं, उसको राजनीति समझते हैं, फिर तो आप राजनीति उठाए क्यों नहीं? उठाए क्यों नहीं? आपका अब जाहिर सी बात है, आपने पूछा आपका मैनिफेस्टो क्या है, जी, जी। तो मैं जब आ रहा हूँ क्षेत्र संघ के 18 से जिला परिषद का उम्मीदवार के रूप में, जी। तो आपको ये गिनाना पड़ेगा कि कौन सा काम आज तक हमारे क्षेत्र में सही तरीके से संपूर्ण रूप से नहीं हुआ। देखिए, राजनीतिक में आए, अगर ऐसी घटना हो रही थी, जी। ये जुल्म हो रहा था, बिल्कुल और आपका अगर राजनीति में आए, बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल ये पहले आपका आवाज उठाना फर्ज था। नहीं, मैंने आवाज़ उठाया। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रतिनिधिगण हैं जी, जिनको मैंने स्पेशली कॉल लगाया, जिनको मैंने बोला कि क्या भैया क्या काम नहीं हुआ है। रिस्पॉन्स क्या मिला? बिल्कुल, मैंने जिनको दबाव बनाया, जिनके ऊपर वो काम हुए। देखिए, एक चीज़ होता है कि आज के डेट में अगर आप सोचिएगा एक जनता होने के नाते कि आपको हक आपके घर में पहुंचाएंगे, तो हमारे राजनीति, जैसे आपने थोड़ा देर पहले बोला कि पैसे के बल पे आप, अगर आपके सामने पैसे की चुनौती आ जाए कि पैसे वाले लोग आपको दबाने की कोशिश करें और आप फील्ड में कमज़ोर पड़े, तो क्या करेंगे? तो फिर वही होगा, जो पैसे लेकर इलेक्शन जीत के जाएंगे और आपका काम नहीं होगा। तो उनके लिए किनको दबाव बनाने की आवश्यकता है? कौन दबाव बनाएंगे? वो हमारे वो भाई जो 200-400 रुपया दिन प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी करते हैं? क्या वो भाई जो किसान सुबह 4 बजे खेतों में जाते हैं जुताई करने के लिए, शाम को 4 बजे तक आती है लौटकर, बेचारे को दिन का 2 वक्त की सही से खाना मिल पाती है? कभी तो ऐसा भी होता है कि सही से खाना नहीं मिल पाती है। क्या उनके साथ लड़ेंगे? किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। आपका सवाल है कि आप राजनीति में आने के बाद ही क्यों उठाया? बिल्कुल, तो जैसे मैंने कहा, ये इससे सवाल पहले बहुत बनती सारे है, जी, ये सवाल बनती बिल्कुल है आपका सर। सवाल बनती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, इससे पहले भी बहुत सारे प्रतिनिधि से मैंने कांटेक्ट की। ऐसे बहुत से समाज में हो रहे कुरीतियों को सुधारने के लिए मैंने प्रतिनिधियों से कांटेक्ट किया, और एक दबाव, एक प्रेशर बनने के बाद वो काम इंशाल्लाह हुआ भी। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। आपको सही तरीके से उसके बाद दबाव बनाने आना चाहिए। आप सही तरीके से दबाव बनाएंगे, आपका काम होगा। और मैंने क्यों ना सोचा कि सब लोगों पर दबाव बनाने से पहले ये आपके पास एक कर्तव्य है, और कर्तव्य के साथ साथ अगर आपको अधिकार मिलता, राइट्स मिलता, तो उस राइट्स को लेकर काम किया जाए, ताकि आप संपूर्ण तरीके से उसको कर सकें, संपूर्ण तरीके से आप उसको संपन्न तरीके से सुधार कर सकें। बात जहाँ तक कि देखिए, पंचायत, ये जिला परिषद क्षेत्र जो है वो एक पंचायत नहीं है, लगभग 5 पंचायत है। आपका 5 5 कहीं पंचायत पे है हमारा। 6 है, 7 है जी, कहीं कहीं है, हमारे क्षेत्र में 5 पंचायत है। ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगा? कठिनाई नहीं होगा? देखिए, कठिनाई तो वो लोग समझते हैं, कठिनाई तो उनको लगती है जो तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं, जो तोड़ मरोड़ की राजनीति करता है, जो समाज को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। मेरा मकसद किसी को बेवकूफ़ बनाना नहीं है। मैं समाज के बीच में आया हूँ, पहले से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि क्या दर्द इस समाज के बीच में है, मुझे पता है किस चीज़ से इसको महरूम रखी जा रही है। मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर सामने आया हूँ, तो मुझे तो कहीं चुनौती नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज अच्छी तरीके से जानता है कि कैसे लोगों को अपना नेता चुना जाए। चुनाव से पहले सब बोलते हैं, वादा बड़े बड़े बिल्कुल। करते हैं। चुनाव जीव गया, गद्दी में बैठे, चुनाव मतलब जो वादा थे वो भूल गए। सवाल आपका ही था, सवाल आपका ही था कि मोटी मोटी रकम देकर लोग तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश करते हैं, तो भूलेंगे वो कहीं लोग। तो आप भी ऐसा ही नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको कहा, मैं तो बस आया हूँ एक साधारण सा शिक्षक। कि आपका ये 15 से 20 हज़ार रुपया कमाने वाले लोग। वीडियो आप रख लूँ मैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस अंदाज से ले रहे हैं, और आपका हक भी बनता है, क्योंकि आप मीडिया कर्मी हैं। भैया, आप सवाल तो करेंगे, आपके मन में जो सवाल आएगा आप करेंगे। आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप समाज के प्रति उन्हीं चीज़ को चलाएं जो समाज के हित में हो। समाज में आप बताइए, आप जैसे मीडिया कर्मी लोग कितने समाज में हो रहे अन्याय को उजागर करने की कोशिश की। आप भैया, आप पूछेंगे तब ना, राजनेताओं को आप घेरेंगे तब ना कि ये काम क्यों नहीं हुआ। कौन पूछेंगे? आप नहीं पूछेंगे तो। आप भी एक देश का स्तंभ है, आप भी एक देश का पिलर है। आखिरकार मीडिया कर्मी पर ये सवाल ही क्यों? नहीं, मैं मीडिया का लालछनी देखिए, एक चीज देखिए, समाज के आपका निशाना कहीं और जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज में हो रहे अन्याय के प्रति हर उस व्यक्ति का जिम्मेदारी बनता है जो इस देश का नागरिक है, और आप पर तो, आप मीडिया कर्मी पर तो ज्यादा बनता है, क्योंकि जैसे जानते हैं आप, 4 खंबे से एक घर बनती है, उनमें से एक खंबा आप है, एक स्तंभ मीडिया है। और जब तक मीडिया सही चीजों को नहीं दिखाएगी, मीडिया इस वक्त सही काम नहीं कर रही है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि जिस लेवल में आपको आवाज उठानी चाहिए उस लेवल में आप उठाते नहीं है। मैं पर्सनली आपको नहीं कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो बहुत सारे नेताओं की दलाली करने में लगे जाते हैं। नेता तो करते ही है, नेता समाज के बीच में दलाली मीडिया दलाल बिल्कुल करता है। मीडिया दलाल है, मीडिया दलाल है, क्यों नहीं? आपको सिद्ध करें,
बड़ी बड़ी मीडिया देखिए जो नेशनल न्यूज़ में आते हैं, कहीं ना कहीं किसी रूप से किसी ना किसी राजनेता को दलाली करते हैं, चमचागिरी करते हैं। समाज में हक आना चाहिए, वो हक उठती नहीं है। सब तो मीडिया करीब पर मैंने लांछन सबको तो मैं नहीं कहा, मैंने सबको तो नहीं सब कहा। पर नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, हो सकता आप ना हो, लेकिन है क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी समाज को सुधारने का है, अगर वो समाज को सुधारने के काम ना करे, वो चाटुकारिता करने लगे, तो बिल्कुल दलाल है। अगर मैं कल होकर ये करूं तो मैं भी दलाल कहलाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सही हूं। अगर मैं कोई गलत कहूं तो पूरे समाज को ये हक है मुझे इसी शब्द से बुलाने का, जो लोग करते हैं। अच्छा, आप जनता के बीच जाते हैं, रिस्पॉन्स क्या मिलता है, क्या बात रखते हैं जनता को? मैं जिस उम्मीद से क्षेत्र में आया हूं, जो लोगों को एक शायद लंबे समय से ये खुशी नहीं मिल पाई थी कि एक शिक्षित लोग हमारे सामने आए, जो हमारे दर्द को समझ सकें। मैं जब लोगों के बीच में जाता हूं, किसी 60 साल 70 साल की बुढ़ी अम्माओं से मिलता हूं। इससे पहले जो जिला पार्षद बने वो शिक्षित नहीं थे? इससे पहले जो मैंने ये नहीं कहा कि शिक्षित नहीं थे। देखिए, शिक्षा होना, शिक्षा के प्रति भाव होना, ईमानदार होना। सर आप नहीं, ईमानदार नेतागण अगर ईमानदार बोले तो ये अलग सी मैटर है। आप बोले कि शिक्षित नहीं थे। नहीं, अब नेतागण ईमानदार होगा, आप एक सवाल खड़ा करते हैं कि नेतागण अगर ईमानदार हो, इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते सभी नेता दोगले होते हैं, बेईमान होते हैं। मैं तो सभी नेता के बारे है में ना, नहीं तो देश का निर्माण है इस नेताओं से हुई है। मैंने आपको कहा कि राजनीतिक शास्त्र, अपने का शिक्षा से अपने राजनीति में आना क्यों चाहा? मैंने ये कहा कि एक नेताओं को राजनीतिक शास्त्र का ज्ञान देने वाला एक शिक्षक है, लेकिन जब एक शिक्षक इस फील्ड में आ जाए तो एक प्रलय आ सकती है। मैंने तो वही चीज़ कहा कि एक शिक्षक को आखिरकार राजनीतिक में आना क्यों पड़ा? ये मजबूरी थी या फिर राजनीतिक में आने का एक शौक था? मुझे राजनीति करनी है। शायद आपके मेरे जवाब से तो आपको समझ में ना आई हो। मैंने कहा कि एक शिक्षक की गोद में प्रलय और प्रजनन दोनों बसते हैं। मुझे समझ प्रलय और प्रजनन दोनों बसते हैं। मैं आपका मजबूरी समझना चाहा कि नहीं, ये आपकी मजबूरी थी या फिर राजनीति करना एक शौक था? मजबूरी नहीं, देखिए, शौक से राजनीति नहीं की जाती। और जो लोग शौक से राजनीति करने के लिए आते हैं, जैसा आपने कहा कि जनताओं के बीच आते हैं, बहुत सारे लोग नहीं, तो फिर जो लोग गद्दी और शौक से आते हैं, वो जनताओं का दुख दर्द को नहीं समझते हैं। वो फिर समाज के लिए, लोगों का मुसीबतों में, लोगों का दर्द को, अपना दर्द नहीं समझ सकते, क्योंकि वो अपने शौक के लिए आते हैं, अपना टाइटल के लिए आते हैं। और टाइटल के लिए राजनीति नहीं की जाती, फिर वो राजनीति नहीं कहलाएगी। बस वो अपने मकसद के लिए, अपने मुफाद के लिए, अपना वंशज को आगे बढ़ाने के लिए आता है, ना कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए आता है। आखिर जनता आप ही को क्यों वोट? मैं जनता, मैंने अभी आपको मैंने कहीं नहीं कहा कि जनता मुझे ही वोट करे। जनता के सामने मैं जाता हूं, जनता को भला लगे तो जनता मुझे वोट करेगी। अगर जनता को लगे कि मैं सक्षम हूं तो जनता मुझे वोट करेगी, और जनता ये कर रही है। जनता भली भांति समझ पा रही है कि शायद हमारे इस क्षेत्र में पहली बार एक ऐसा लड़का आया है जो एक समाज का सुधार कर सकता है, एक समाज में हो रहा अन्याय को खत्म कर सकता है, एक समाज में हो रहे प्रतिनिधियों के द्वारा दोगलेपन को खत्म कर सकता है। क्या बताइए कि आज तक किसी जिला पार्षद ने, अब तक एक पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी ओहदे होते जिला पार्षद के, क्या आज तक किसी जिला पार्षद ने उन मुखियाओं पे, उन मेंबर्स पे और अलग अलग ब्लॉक लेवल के जो कर्मचारी है उन पर कभी दबाव बनाया? क्या उन्होंने कभी कहा कि हमारे इस गरीब भाई का मदद क्यों नहीं हो पा रही है? क्या किसी जिला पार्षद बनने के बाद किसी ने क्षेत्र की भ्रमण की? जब मैं फील्ड पे जाता हूँ तो लोग तो मुझे यही कहते हैं, बेटा आप अभी तक राजनीति में आए हैं, वोट भी नहीं हुई है, आप हमारे बीच में इतने बार आते हैं, लेकिन जो जीत कर चले गए 5 साल के बाद, 5 साल तो शकल नहीं दिखाई, 5 साल के बाद हमारे आंगन में आते हैं। जाते जाते क्षेत्र संख्या 18 के जनता को आप क्या संदेश देना? जाते जाते मैं क्षेत्र संख्या 18 के जनताओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मतदान आपका अधिकार है। मतदान आपका अधिकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ये अनमोल है, अतुल्य है, कोई इसको खरीद नहीं सकता। और अगर ये सोचता है कि कुछ चंद पैसों के बलबूते पर मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके वोट को खरीद लूँगा, तो आप उसको भली बातें जवाब देना जानते हैं कि हमारे ये समाज अच्छी तरीके से जानता है कि किसको कैसे जवाब दिया जा सकता है। मैं ये जनता को कभी नहीं कहता मुझे वोट करे। अगर मैं सक्षम हूँ, अगर जनता को ये लगे कि नहीं, आज मेरे सामने मेरा बेटा, आज मेरे सामने मेरा भाई, आज मेरे सामने मेरा भतीजा हमारे दर्द को लेकर आया है और ये शायद समाज में कुछ निर्माण कर सकता है, ये शायद अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, तो मुझे वोट करेंगे, वो मुझे वोट करेंगे। कोई दावा नहीं कर सकता। ये जो आपके सामने झूठे खोखले दावे करते हैं लोग कि मेरा तो सीट पैक है, मैं फना पंचायत पैक कर लिया, मैं फना वार्ड पैक कर लिया, ये पैक क्या है भाई? ये पैक क्या है? क्या किसी का मतदान किसी की ठेकेदारी है कि वो पैक कर लेंगे? बिल्कुल, कोई आपका मतदान आपसे छीन नहीं सकता। आपको जो अच्छा लगे,
आपको जो समाज के प्रति उन्नति का काम करने वाले लगे, जो आपका हक को, जो आपका आवाज़ को अपना आवाज़ बनाकर आगे की ओर ले जा सके, आप उनको चुनें। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे मंसूर भाई, क्षेत्र संघ 28 से जिला पार्षद उम्मीदवार। आखिर इनके बातों में कितनी सच्चाई है अब जनता तय करेगी। क्या है इनकी बातों में सच्चाई, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।